इतिहास जिसे आज दुनिया के सबसे महान जीनियस के नाम से जानता है। क्या आप जानते हैं कि उसकी असली कहानी कामयाबी से नहीं बल्कि अधूरेपन से शुरू हुई थी? लियोनार्डो दा विंची। ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक महान कलाकार की तस्वीर उभरती है। लेकिन अगर हम घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाएं तो एक अजीब सच्चाई सामने आती है। एक ऐसी सच्चाई जो ये बताती है कि आखिर एक साधारण इंसान दा विंची कैसे बना। ये कहानी शुरू होती है 5 अप्रैल 1452 को इटली के टस्कनी इलाके में विंची गांव के पास एक छोटी सी जगह अंकियानो। यहीं लियोनार्डो का जन्म हुआ। लेकिन ये जन्म कोई जश्न नहीं था। उस समय के समाज के लिए ये एक दाग था, क्योंकि लियोनार्डो का जन्म शादी से पहले हुआ था। उनके पिता सर पिएरो दा विंची एक सम्मानित नोटरी थे और मां कैटरीना, जिनके बारे में कहा जाता है कि शायद वो एक किसान थीं या शायद एक दास। सच जो भी हो, इस जन्म ने लियोनार्डो को बचपन से ही समाज की मुख्य धारा से काट दिया था। शायद यही वजह थी कि उनकी शिक्षा कभी वैसी नहीं हुई जैसी उस दौर के अमीर बच्चों की होती थी। ना उन्होंने लैटिन सीखी, न ग्रीक। वो अरस्तु और प्लेटो जैसे महान दार्शनिकों को उनकी मूल भाषा में पढ़ ही नहीं सकते थे। उनकी दुनिया सिर्फ पढ़ना, लिखना और साधारण गणित तक सीमित थी। लेकिन क्या ये उनकी कमी थी या यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई? चूंकि वो किताबों की जटिल भाषा नहीं जानते थे, उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने फैसला किया कि वो दुनिया को किताबों से नहीं बल्कि अपनी आंखों से समझेंगे। उनका एक ही नियम था, जो देखा नहीं उसे माना नहीं। वो खुद को गर्भ से ओमो सांजा लेतरे कहते थे, यानी बिना शास्त्रीय पढ़ाई का इंसान। उनका स्कूल 4 दीवारों के अंदर नहीं था। उनका स्कूल थी प्रकृति। वो घंटों तक बहते हुए पानी को देखते, ये समझने के लिए कि वो घूमता कैसे है। वो पक्षियों को उड़ते हुए देखते, ये जानने के लिए कि हवा उन्हें कैसे संभालती है। यहीं से उनके जीवन का सबसे खतरनाक और सबसे कीमती सिद्धांत पैदा हुआ: पहले देखो, फिर सवाल करो और तब मानो। लगभग 14 साल की उम्र में लियोनार्डो फ्लोरेंस पहुंचे, आंद्रिया देल वेरोकियो की वर्कशॉप में। ये सिर्फ पेंटिंग की जगह नहीं थी, ये एक प्रयोगशाला थी। यहां उन्होंने रंगों की केमिस्ट्री सीखी, धातुओं को ढालना सीखा और मशीनों का संतुलन समझा। लेकिन यहीं से उनके बारे में एक अफवाह भी शुरू हुई कि ये आदमी काम शुरू तो करता है लेकिन उसे खत्म नहीं करता। 1478 में उन्हें पहला स्वतंत्र काम मिला, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। 1481 में द एडोरेशन ऑफ द मेजाय पेंटिंग मिली, वो भी अधूरी रह गई। लोग कहने लगे कि ये आदमी सोचता बहुत ज्यादा है, काम कम करता है। फ्लोरेंस की भीड़ और प्रतिस्पर्धा में लियोनार्डो का दम घुटने लगा था। उन्हें वहां वो सम्मान नहीं मिल रहा था जिसके वो हकदार थे। फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। वो फ्लोरेंस छोड़कर मिलान जाने को तैयार हो गए। लेकिन एक कलाकार मिलान क्यों जाएगा? लियोनार्डो ने मिलान के शासक लोडोविको स्फोंजा को एक पत्र लिखा, और मजे की बात यह है कि इस पत्र में उन्होंने अपनी पेंटिंग का जिक्र ना के बराबर किया। उन्होंने लिखा कि वो युद्ध की मशीनें बना सकते हैं, मजबूत पुल बना सकते हैं, किले और हथियार डिजाइन कर सकते हैं। लियोनार्डो उस समय तक ये समझ चुके थे कि सिर्फ काबिलियत से पेट नहीं भरता, दुनिया को काम चाहिए। मिलान में उन्हें 17 साल की स्थिरता मिली। यहीं उन्होंने अपनी सबसे मशहूर पेंटिंग द लास्ट सपर बनाई। लेकिन यहां भी उनका अधूरापन और प्रयोग उनके साथ था। उन्होंने दीवार पर पेंटिंग करने का परंपरागत तरीका नहीं अपनाया, बल्कि एक नया प्रयोग किया। नतीजा यह हुआ कि पेंटिंग कुछ ही सालों में खराब होने लगी। लोग हैरान थे, लेकिन लियोनार्डो परेशान नहीं थे, क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, वो एक प्रयोग था और वो उससे सीख रहे थे। जब 1499 में फ्रांसीसी सेना ने मिलान पर हमला किया तो लियोनार्डो को सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। वो फिर से सड़क पर थे, लेकिन अब वो लियोनार्डो नहीं थे जो फ्लोरेंस से आए थे। अब वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो अपने आप में एक सवाल बन चुके थे। एक ऐसा सवाल जिसने दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। लियोनार्डो दा विंची की कहानी हमें ये सिखाती है कि महानता डिग्रियों में नहीं बल्कि जिज्ञासा में छिपी होती है। उनका अधूरापन ही उनकी पूर्णता थी।